रूपम, हमें लगता है कि तुम नंदनी को पत्नी के रूप में स्वीकार करो। ऐसे लग रहा था मानो सारे बदन में बिजली दौड़ रही है। मैं जोर से चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है? भाभी और पत्नी? नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता। आप मुझे ऐसा सुझाव कैसे दे सकते हो? रूपम बेटे, यह कहते हुए हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम जानते हैं कि तुम्हारे भी अपने वैवाहिक जीवन के कुछ सपने होंगे। तुम अच्छे पढ़े लिखे हो, अच्छी तनख्वाह मिलती है, तुम्हें अच्छी लड़की मिल सकती है, लेकिन हमें नंदनी के बारे में भी तो सोचना चाहिए। अब कहानी का सारांश आगे बढ़े। भैया अमेरिका जाने वाले हैं, यह जानकर मैं फूला न समाया। भैया से भी ज़्यादा खुशी मुझे हुई थी। जानते हो क्यों? अब मुझे उनके पुराने कपड़े जूते नहीं पहनने पड़ेंगे। बस यह सोचकर ही मैं बेहद खुश था। आज तक मैं हमेशा उनके पुराने कपड़े जूते, यहाँ तक कि किताबें भी इस्तेमाल करता आया था। बस एक दिवाली ही थी जब मुझे नए कपड़े मिलते थे। पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल कर कर के मैं ऊब गया था। माँ से मैं हमेशा शिकायत करता था, माँ मैं क्या जिंदगी भर पुरानी चीज़ें इस्तेमाल करूँ? बेटे, वह तुमसे 2 साल ही तो बड़ा है। तुम बेटे भी ना जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हो। अभी उसे तो 1 साल में कपड़े छोटे होते हैं। उसे नए सिलवा देती हूँ, लेकिन ये कपड़े मैं अच्छे से धोकर रखती हूँ। देखो ना, बिल्कुल नए जैसे दिखते हैं, तो क्या हर्ज है? जूतों का भी ऐसे ही है। अब किताबों का पूछोगे तो हर साल कहाँ सिलेबस बदलता है। उसकी किताबें भी तुम्हारे काम आ जाती है। देखो बेटे, बाइंडिंग करके अच्छा कवर लगाकर देती हूँ तुम्हें। क्यों फिजूल खर्च करना? मेरा अच्छा बेटा तेरे लिए भी नई चीज़ें लाएंगे। माँ शहद में घुली मीठी जबान से समझाती थी और मैं चुप हो जाता था। मुझे कभी भी नई चीज़ें नहीं मिलती थी। स्कूल के पहले दिन दोस्तों की नई किताबें, यूनिफॉर्म, उनकी एक अलग गंध, इन सब से मैं प्रभावित होता था। साथ ही बहुत दुख होता था। क्या इस खुशी से मैं हमेशा के लिए वंचित रहूँगा? ऐसा सवाल मन में आता था। पुरानी किताबें इस्तेमाल करके मैं इतना ऊब गया था कि 10वीं कक्षा पास होने के बाद मैंने साइंस में एडमिशन लिया। भैया तब 12वीं में कॉमर्स में थे। 11वीं कक्षा में मुझे पहली बार नई किताबें मिली। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में मुझे चक्कर आने लगे, बदन पर धब्बे आने लगे। कुछ घर के उपाय करने के बाद पिताजी डॉक्टर के पास ले गए। अरे इसे तो केमिकल की एलर्जी है, केमिस्ट्री नहीं होगी इसे, इसका मतलब यह साइंस नहीं पढ़ पाएगा। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर के साथ इस बातचीत के बाद पिताजी सोच में पड़ गए। आर्ट्स का तो स्कोप नहीं। फिर क्या, मेरा भी एडमिशन कॉमर्स में कराया गया और फिर से उसी स्थिति में आ गया। भैया की वही पुरानी किताबें, गाइड से घर में सबसे छोटा करने के लिए मैं मन ही मन मम्मी पापा को कोसता रहा। भैया ने बीकॉम के बाद एमबीए किया और मैं सीए पूरा करने में जुट गया। सोचा चलो पुरानी किताबों का झमेला तो खत्म हुआ। एमबीए पूरा करने के बाद भैया कैंपस इंटरव्यू में एक विख्यात मल्टीनेशनल कंपनी में चुने गए। यही कंपनी उन्हें अमेरिका भेज रही थी। भैया भी जोर शोर से तैयारी में जुटे थे और मैं भी मदद कर रहा था। वे अमेरिका चले गए। समय के साथ मेरा भी सीए पूरा हुआ। इंटरव्यू कॉल्स आने लगे। माँ इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं, सोचता हूँ नए कपड़े सिलवाऊँ। माँ ने भैया की अलमारी खोलकर दिखाई। देखो भैया कितने सारे कपड़े छोड़ गया है, शायद तुम्हारे लिए ही है। नहीं दिख रहे हैं, सूट भी है, ऐसे लग रहे जैसे अभी अभी खरीदे हैं। फिर भी तुम्हें लगता हो तो लॉन्ड्री में दे देना। माँ क्या कह रही है, मैं समझ गया। मैं पहले ही इंटरव्यू में पास हो गया। माँ खुश हुई और बोली, देखो भैया के कपड़े की वजह से पहले इंटरव्यू में नौकरी मिल गई। वह बड़ा खुश होगा। एक तो पुराने कपड़े पहनकर मैं ऊब गया था और माँ जले पर नमक छिड़क रही थी। क्या मेरी गुणवत्ता का कोई मोल नहीं? माँ का भैया की ओर झुकाव मुझे दिल ही दिल में खाए जा रहा था। पहली सैलरी में कुछ अच्छे कपड़े खरीदकर मैंने इस चक्रव्यूह को तोड़ा था। भैया के कपड़े मैंने अलमारी में लॉक कर डाले। मैं अपने लिए नई नई चीजें खरीदने लगा। भैया अमेरिका में सेटल हो गए। अब उन्हें शादी के लिए उच्च शिक्षित संपन्न रिश्ते आ रहे थे। भैया के कहे अनुसार हम लड़की देखने जा रहे थे। आखिरकार हमने भैया के लिए 4 लड़कियां चुनी। 1 महीने बाद भैया इंडिया लौटे। सब लड़कियों से मिले और नंदनी के साथ रिश्ता पक्का किया। नंदनी ने बीकॉम किया था। माँ बाप की वह इकलौती लड़की थी। उसके पिता राधे श्याम का स्पेयर पार्ट का कारखाना था। नंदनी सुंदर व सुशील थी। क्यों पक्या, भाभी पसंद आई तुझे? भैया ने पूछा। क्यों नहीं, नंदनी भी मात खाएगी। इतनी सुंदर और शालीन भाभी है मेरी, ऐसी भाभी किसको अच्छी नहीं लगेगी। जोड़ी तो खूब जच रही है आपकी। जल्दी ही सगाई हुई और 3 हफ्ते बाद शादी की तारीख तय हुई। बाद में 1 महीने बाद दोनों अमेरिका जाने वाले थे। यह सब भैया ने ही तय किया था। दोनों साथ साथ घूमने लगे थे। सब खुशी में मशगूल थे। दोनों और शादी की शॉपिंग चल रही थी।
चल पक्या, मेरे साथ शॉपिंग को। सूट लेना है मुझे। मैं? सूट तो आपको लेना है तो भाभी को लेकर जाओ ना। भाभी? ओह रूपम, ये क्या पुराने लोगों जैसा भाभी बुलाते हो? नंदिनी बुलाओ, इतना अच्छा नाम है तो उन्हें बताइए मुझे रूपम नाम से बुलाए। ओफो, तुम दोनों भी ना, बताता हूँ उसे। लेकिन हम दोनों आज शॉपिंग करने जा रहे हैं। नो मोर डिस्कशन। हम शॉपिंग करने गए। उन्होंने मेरे लिए भी अपने जैसा सूट खरीदा। यह मेरे लिए सरप्राइज था। शादी के दिन पहनने की शेरवानी भी दोनों की एक जैसी थी। भैया, शादी तुम्हारी है, मेरे लिए इन सब की क्या जरूरत थी? अरे तेरे भी तो जल्दी शादी होगी, उस वक्त जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। लगता है जेब गरम है आपकी। पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। नंदिनी के लिए अमेरिकन डायमंड का सेट भी लेकर आया हूँ। मम्मी डैडी को भी शॉपिंग करवाने वाला हूँ। मेरे पुराने कपड़े तुझे पहनने पड़ते थे, चल आज तुझे खुश कर देता हूँ। हमें कहाँ मालूम था कि यह खुशी 2 पल की है। भैया के लिए मेरे मन में कृतज्ञता थी। कितने बड़े दिल के हैं भैया, उन्हें पूरा सहकार्य देने का मैंने मन ही मन प्रण कर लिया। हम सब खुशी के 7वें आसमान पर थे। तब नियति हम पर हंस रही थी। शादी का नजारा तो पूछो ही मत। नंदिनी 16 श्रृंगार करके मंडप में आई थी। सबकी नजरें उस पर ही टिकी थी। लड़की वालों ने शादी में किसी बात की कमी नहीं की। हम सब खुशी की लहर पर सवार थे। ऐसे में बुआ ने माँ को सलाह दी, भाभी साहिल के लिए नंदिनी तो ले आई, अब रूपम के लिए नीलम को ले आओ। मैंने तय किया अपनी पत्नी का नाम मैं नीलम ही रखूंगा। नंदिनी की मैचिंग। शादी की रस्में चल रही थी। बीच बीच में दोनों की कानाफूसी चल रही थी। नंदिनी की मुस्कुराहट देख के लग रहा था मानो दोनों मेड फॉर ईच अदर है। नंदिनी के आने से घर में एक अजीब सी सुगंध फैल गई। बहुत ही कम समय में वह सारे घर में घुल मिल गई। शादी के बाद सब रस्में पूरी कर नवविवाहित जोड़ा हनीमून के लिए बेंगलुरु रवाना हुआ। वे दोनों 1 हफ्ते बाद लौटने वाले थे। उसके 2 हफ्ते बाद वे अमेरिका जाने वाले थे। भैया ने ही यह सारा प्रोग्राम तय किया था। देखो ना कितनी जल्दी दिल जीत लिया। 8 दिनों के लिए गई तो घर सूना सूना लग रहा है। हमेशा के लिए गई तो क्या हाल होगा? माँ ने फोन पर भैया को कहा। मगर माँ, घर तो नहीं रख सकते हैं ना? भैया बोले। उसके बाद 2 दिन दोनों लगातार फोन पर संपर्क में थे। लेकिन फिर वो काला दिन आया। छुट्टी का दिन था, इसलिए मैं घर पर ही था। दोपहर 3 बजे मेरा मोबाइल बजा। हेलो, मैं नंदिनी रूपम, एक भयंकर घटना घटी है। वह रोते रोते बोल रही थी, घबराई लग रही थी। मैं भी सहम सा गया। नंदिनी शांत हो जाओ, रोना बंद करो। क्या हुआ, ठीक से बताओ, कैसे है भैया? आप कहाँ से बोल रही हो? साहिल नहीं है। वह सिसक सिसक कर रोने लगी। तनाव और डर से मैं अपना संयम खो बैठा और जोर से चिल्लाया, नहीं है मतलब हुआ क्या है? प्लीज जल्दी बताओ, मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है। पहले रोना बंद करो। अब तक कुछ विचित्र हुआ है। जब माँ बाबूजी के ध्यान में आ गया था, वे भी हक्के बक्के रह गए थे। रूपम, साहिल अमेरिका चले गए। कुछ भी क्या बोल रही हो? आपको छोड़कर कैसे गए और आपने जाने कैसे दिया? सब डिटेल में बताओ, कुछ तो सॉल्यूशन निकालेंगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। मगर हुआ क्या है यह तो बताओ। खुद को संभालो और बताओ क्या हुआ। वह धीरज के साथ बोली। साहिल सुबह 10 बजे को डायकनाल की टिकटें निकालने के लिए बाहर गए। 2 दिन उधर रहकर मुंबई वापस आने का प्लान था। अगर उन्हें आने में देर हुई तो खाना खाने को कह गए थे। मैंने 2 बजे तक उनका इंतजार किया। उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। खाना खाने का सोच ही रही थी तो रूम बॉय एक लिफाफा लेकर आया। मुझे लगा बिल होगा। खोलकर देखा तो मैं अमेरिका जा रहा हूँ ऐसा चिट्ठी मैं लिखा था और साहिल ने नीचे साइन किया था। मेरे ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा। बेहोशी होना बाकी था। जैसे तैसे हिम्मत जुटाई। बाद में देखा तो मेरे गहने भी नहीं थे जो रात को मैंने अलमारी में रखे थे। मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं बहुत असहाय हूँ। क्या करूँ? मैं अभी तक पिताजी को भी नहीं बताया है। वह फिर से रोने लगी। मैं भी अंदर से पूरा हिल गया। खुद को संभाल कर उसे धीरज देना आवश्यक था। आपने अपने पिताजी को नहीं बताया, यह अच्छा किया। नंदिनी, रो मत, आप अकेली नहीं हो। आपके पिताजी को कैसे बताना है यह मैं देखता हूँ। बहुत कठिन परिस्थिति है लेकिन कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। आप होटल में ही रुको, कुछ खा लो। मैं सबसे बात करके उधर आपको लेने आता हूँ। आज रात नहीं तो सुबह तक हम लोग पहुँच जाएंगे। फोन रखता हूँ। माँ बाबूजी को सारी कहानी सुनाई। बाबूजी बहुत शर्मिंदा थे। माँ तो फूट फूट कर रोने लगी। माँ बाबूजी, नंदिनी के पिता को कुछ नहीं मालूम। उन्हें बताना चाहिए। मैं खुद जाकर बताता हूँ। मैं भी आता हूँ। नहीं बाबूजी, माँ अभी आने की स्थिति में नहीं है। उन्हें अकेला भी छोड़ना ठीक नहीं। मैं अकेली हो आता हूँ। कठिन लग रहा है लेकिन यह घड़ी मुझे ही संभालनी होगी। मैं दबे पाँव भाभी के घर गया। आओ बेटा, और साहिल कब आ रहे हैं?
नहीं, मैं किसी और काम से आपके यहाँ आया हूँ। हाँ हाँ बोलो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ हाँ, कठिन समस्या है। भैया अमेरिका चले गए क्या? लेकिन कल रात ही नंदिनी का फोन आया था। उसने तो कुछ नहीं कहा। यूं अचानक कैसे तय किया? नहीं, वे अकेले ही चले गए। और नंदिनी? फिर मैंने उन्हें सारी हकीकत बयान की। वे क्रोध से लाल हो गए, क्रोध से उनका शरीर कांप रहा था। उन्हें भी मैंने गहनों के बारे में कुछ नहीं बताया। हरामखोर, मेरी इकलौती बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। सामने होता तो गोली से उड़ा देता। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। उनको संभालने के लिए नंदिनी की माँ आगे आई। आप शांत हो जाइए, चाय लीजिए, पानी पीजिए। संकट की घड़ी है, हमें पहले नंदिनी को संभालना चाहिए। यह कैसा पहाड़ टूट पड़ा मेरी बेटी पर। है कहाँ वह बेंगलुरु में होटल में है, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। नहीं, हम दोनों उसे लेकर आते हैं। नंदू से एक बार बात कर लेते हैं। मैंने नंदिनी के मोबाइल पर फोन लगाया। मैं रूपम बोल रहा हूँ, आपके घर से। आप कैसी हो? लो, बात करो उनसे। नंदू, रो मत, धीरज रख। देख, मैं उसके साथ ऐसा खेल खेलूंगा कि उसे फूट फूट कर रोना पड़ेगा। हम दोनों आ रहे हैं तुझे लेने। आखिरी फ्लाइट से निकलते हैं, तब तक खुद का ध्यान रख। नंदिनी के पिताजी बोले। क्रोध की जगह करुणा ने ले ली। राधेश्याम की आंखों से आंसू छलक रहे थे। नंदिनी की माँ भी व्याकुल थे, लेकिन झूठ मूठ का धीरज दे रही थी। मेरी माँ ने तो बिस्तर पकड़ लिया था, उनके आंसू थम नहीं रहे थे। सबको इतने बड़े दुख में धकेलने वाले निर्दय भैया से मुझे घृणा आने लगी। नंदिनी के अपने घर आने पर हम वहाँ पहुँचे। नंदिनी, यह क्या हुआ बेटा? यह बोलकर माँ बेहोश हो गई। बाबूजी शर्मिंदा होकर उसके सामने हाथ जोड़ रहे थे। हम आपके कसूरवार हैं। ऐसा कुलक्षणी बेटा जना, मुझे शर्म आती है। नंदिनी के पापा अब तक शांत हो गए थे। नंदिनी की माँ और नंदिनी मेरी माँ को समझ रहे थे। हम सबको यह दुख भोगना था शायद, लेकिन आप खुद को कसूरवार न समझे। मैं उसे पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगा और सजा दूंगा। रूपम, उसे अमेरिका में संपर्क करने का कोई रास्ता है क्या? हाँ पापा, साहिल का ऑफिस का नंबर तो नहीं है, पर जहाँ रहता है वहाँ का नंबर ट्रेस करता हूँ। फ़ोन लगाया था तो पता चला भैया 3 महीने पहले अपार्टमेंट छोड़ चुके थे। हरामखोर पहले से ही प्लान कर चुका था। उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। नया बिजनेस शुरू करने के बहाने मेरे पास से 5 लाख रुपए ले गया था। हाँ, मुझे भी यही कारण बताकर पैसे मांगे। मैंने पीएफ से 2 लाख रुपए निकाल कर दिए। नंदिनी के गहने भी गायब हुए हैं। मैंने बताया, नीच मानुस। अब मैं यह हकीकत अखबार में छपवाने वाला हूँ। अमेरिका में मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, उनको भी खबर दूंगा। सब जगह उसकी बदनामी करवाऊंगा। अब बदनामी होगी। इस कारण बाबूजी डर गए। देखिए, हमारे बेटे से अक्षम्य अपराध हुआ है, लेकिन जरा धीरज से काम लीजिए। ऐसी घड़ी में सोच विचार करके निर्णय लीजिए। आप देख ही रहे हो हालात कितने नाजुक है, और नंदिनी के भविष्य की दृष्टि से भी सोचना चाहिए। बस 1 हफ्ते का समय दीजिए हमें। देखते हैं कुछ हल निकलता है क्या। नहीं तो मानहानि सहने के सिवा और कोई चारा नहीं। वे 1 हफ्ता रुकने को राजी हो गए। बड़ी कृपा हुई थी हम पर। गए हफ्ते खुशी के तरंगों पर तैरने वाले हम आज दुख के सागर में डूब चुके थे, केवल भैया की इस घिनौनी हरकत की वजह से। फूल जैसी नंदिनी मुरझाकर सांवली पड़ गई थी। उसने जैसे न बोलने का प्रण लिया था। हम दोनों सहारा बने, इसलिए माँ थोड़ी संभल गई, वरना उनके लिए सदमा असहनीय था। कल मुहा बच्चे की जिंदगी की होली कर डाली। सही कहती हो आप, हम उसके अपराधी हैं। कभी न भरने वाला जग में ही जा। नंदिनी माँ से मिलकर गई। आश्चर्य यह था कि दोनों संयम से काम ले रही थी। एक दिन मैं ऑफिस से आया तो माँ बाबूजी अभी अभी नंदिनी के घर से लौटे थे। बाबूजी, उन्होंने बुलाया था क्या? नहीं, ऐसे ही मिलकर आए। काफी दिन हुए मिले नहीं थे। नंदिनी को भी देखने का दिल कर रहा था। सब कुछ ठीक है ना? हाँ, ठीक ही कहना चाहिए, लेकिन भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है। रूपम, अभी अभी आए हो ना, हाथ पाँव धो आओ। मैं चाय बनाती हूँ, कुछ खा भी लो। मुझे माँ का यह बर्ताव अजीब लगा। चाय नाश्ता हो गया, हम तीनों वहीं बैठे बातें कर रहे थे। माँ मुझसे कुछ कहना चाहती है, ऐसा मैं महसूस कर रहा था। वे बहुत टेंशन में लग रही थी। माँ, क्या हुआ? कुछ कहना है क्या? टेंशन में लग रही हो? बताओ, अभी क्यों टेंशन बढ़ा रही हो? रूपम, देखो, हमें ऐसा लगता है, इसलिए सुझाव दे रही हूँ, लेकिन सोच कर ही बताना क्या सोचना है, क्या सुझाव दे रही हो, और ऐसे हकलाकर क्यों बोल रही हो? आखिरकार बाबूजी ने बड़ी हिम्मत करके बोल ही दिया। रूपम, हमें लगता है कि तुम नंदिनी को पत्नी के रूप में स्वीकार करो। ऐसे लग रहा था मानो सारे बदन में बिजली दौड़ रही है। मैं जोर से चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है भाभी और पत्नी? नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता। आप मुझे ऐसा सुझाव कैसे दे सकते हो? रूपम बेटे, यह कहते हुए हमें भी अच्छा नहीं लग रहा।
हम जानते हैं कि तुम्हारे भी अपने वैवाहिक जीवन के कुछ सपने होंगे। तुम अच्छे पढ़े लिखे हो, अच्छी तनख्वाह मिलती है तुम्हें अच्छी लड़की मिल सकती है, लेकिन हमें नंदिनी के बारे में भी तो सोचना चाहिए। उसकी कोई गलती न होते हुए भी उसकी ज़िंदगी जो बर्बाद हो गई और हमेशा देखना पड़ रहा है। अनजाने में हम ही इसके जिम्मेदार हैं ना। माँ फिर से सिसक सिसक कर रोने लगी। माँ, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए बोलने के लिए आप उनकी जहाँ हो आए। क्या कहा उन्होंने? हमने बात की उनसे, कुछ कहा नहीं उन्होंने। उन्हें भी वक्त चाहिए, फ़ोन करेंगे वे। तुम्हारा कहना क्या है, यह पूछने को कहा है। मेरे पाँव तले जमीन खिसक रही थी। जहन ने काम करना बंद कर दिया था। मैं जरा घूम कर आता हूँ इस वक्त। हाँ, दूर बगीचे तक घूम कर आया, तब कहीं थोड़ा सुकून महसूस हुआ। मेरे लौटने तक माँ बाबूजी चिंता कर रहे थे। खाना गले के नीचे नहीं उतर रहा था। उठकर बिस्तर पर लेटा। नींद आने का सवाल ही नहीं था। मेरी वैवाहिक जिंदगी शुरू होते ही खत्म होने वाली थी। भैया के पुराने कपड़े किताबें इस्तेमाल करने वाला मैं अब उनकी त्यागी पत्नी। नहीं, यह नहीं हो सकता। इस प्रस्ताव को नकारना चाहिए। मैं बहुत बेचैन था, लेकिन आंखों के सामने आंसू निगलती माँ, शर्मिंदा बाबूजी, क्रोधित नंदिनी के पिता, उनको संभालने की कोशिश करती हुई नंदिनी की माँ और जिंदगी के वीरान रेगिस्तान के बालू की तरह शुष्क नंदिनी दिखने लगी। इन सबकी नजरें बड़ी आशा से मुझे देख रही थी। ऐसा लगने लगा फिर से एक बार मेरे नसीब में उतरनी आई थी। इस कल्पना से दिल जख्मी हो रहा था। ऐसी स्थिति में मुझे बचपन की एक घटना याद आई। भैया की ड्राइंग अच्छी थी, वे बहुत अच्छे चित्र बनाते थे और पूरे होने के बाद दोस्तों को दिखाने जाते थे। सारा सामान वैसे ही रखते थे। घर साफ होना चाहिए, इस पर बाबूजी का ध्यान रहता था। फिर माँ मुझे मनाती थी, रूपम ये सामान जरा उठाकर रख बेटे, वो देखेंगे तो बिगड़ेंगे। मैंने लड्डू बनाए हैं, मैं लाती हूँ तेरे लिए। माँ, भैया अपना सामान क्यों खुद नहीं रखते? लड्डू का लालच देकर आप मुझे इससे काम करवाती हो। भैया बिगाड़ेंगे और मैं संवारूंगा। यह अलिखित नियम बनाया है क्या आपने? माँ का यह अलिखित नियम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा था। जिंदगी के इस मोड़ पर उसके किए अक्षम्य अपराध को मुझे ही सही करना था। मुझे अब नंदिनी से शादी करनी थी। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ मेरा बड़ा भाई है, इसलिए। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।